आज की हम क्लास शुरू करने से पहले कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़े थे राजस्थान में जनपद। पहला जनपद हमने पढ़ा था मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद है, इसकी जानकारी हमें किन किन से मिलती है? तो मत्स्य जनपद की जानकारी है वो हमें ऋग्वेद से मिलती है, शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, कौशिक की उपनिषद से मिलती है और महाभारत से मिलती है। जो मत्स्य जनपद है ये वर्तमान में हमारा राजस्थान के किस क्षेत्र का भाग रहा था प्राचीन काल में? तो ये हमारा जो जयपुर जिला है इसका भाग रहा था। और मत्स्य जनपद है, इसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसे वर्तमान में बेराट कहा जाता है। इसका उत्खनन है वो सर्वप्रथम 1937 में दयाराम साहनी ने किया था। इसके पश्चात नीलरतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित ने इसका उत्खनन किया था। उत्खनन से हमें यहाँ से क्या क्या मिला है? तो उत्खनन के पश्चात हमें यहाँ से 6-7 कमरों का एक खंडनुमा भवन मिला है, जिसमें बौद्ध मठ की संज्ञा दी गई है। एक हमें क्या मिला है? 6-7 कमरों का खंडनुमा भवन मिला है, जिसमें बौद्ध मठ की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा हमें अशोक स्तंभ मिला है यहाँ से, और एक मंदिर मिला है जिसे गोल मंदिर की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ से चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली है, जो कि किसमें मिले? एक मटके में हाथ से बुने सूती कपड़े में बंधी हुई मिली है। जो ये इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं हैं, इनमें से 16 मुद्राएं वो इंडो ग्रीक शासक मीनांडर की है। किसके? इंडो ग्रीक शासक मीनांडर की है। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ से अशोका भार्गव अभिलेख मिला है। जो अशोका भार्गव अभिलेख है ये बिजपहाड़ी से मिला है और इसको सन 1837 में कैप्टन बर्ट ने खोजा था। जो भार्गव अभिलेख है इसके आधार पर ऐसा पता चला है कि जो अशोक था, सम्राट अशोक मौर्य, ये 3 चीजों में विश्वास करते थे। पहला था बुद्ध, दूसरा था धम्म और तीसरा था संघ। किन किन में विश्वास करते थे? बुद्ध, धम्म और संघ में। जो चीनी यात्री वेनसांग है, इन्होंने भी बेराट का उल्लेख किया है। वेनसांग ने कहा है कि बेराट के जो भेड़ है और बैल है वो यहाँ की प्रसिद्ध थी। इसके अलावा जयपुर राजा राम सिंह द्वितीय ने भी इस पुरातात्विक स्थल का उत्खनन करवाया था। उनको उत्खनन के दौरान यहाँ से सोने की संदूक मिली है, जिसमें भगवान बुद्ध से संबंधित अवशेष रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमें बेराट से लिपि भी प्राप्त हुई है, और वो लिपि कैसी है? शंख लिपि है। इन सब के अतिरिक्त हमें बेराट से शैल चित्र भी मिले। क्या क्या मिले? शैल चित्र भी मिले। इसके पश्चात हमने देखा था कि जो मत्स्य जनपद है ये साल्व जनपद है, इसके साथ में इसका संघर्ष रहा था। तो मत्स्य जनपद है, इसका संघर्ष किसके साथ रहा था? साल्व जनपद के साथ में रहा था। अब फिर हमने कल पढ़ा था इसके बाद में सूरसेन जनपद। सूरसेन जनपद है, इसका भाग रहे हैं हमारा भरतपुर जिला और अलवर जिले का पूर्वी भाग। इसकी राजधानी है ये मथुरा थी। फिर हमने देखा था कुरु जनपद। कुरु जनपद है, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और जो अलवर जिले का उत्तरी भाग है वो कुरु जनपद के अधीन रहा था। फिर हमने पढ़ा था सीवी जनपद। सीवी जनपद है ये हमारा वर्तमान के चित्तौड़ और उदयपुर जिले हैं, यहाँ पे ये जनपद रहा था। सीवी जनपद है, इसकी राजधानी का नाम था नगरी, जिसे वर्तमान में मध्यमिका नाम से जाना जाता है। जो नगरी है इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो पतंजलि के महाभाष्य और महाभारत, इन दोनों से हमें नगरी का उल्लेख मिलता है। जो जो नगरी है इसकी खोज किसने की थी? तो सन 1872 में कार्लाइल ने इसको खोजा था। उसके पश्चात भंडारकर ने इसका उत्खनन किया था, और उसके पश्चात केबी सौंदरराजन ने भी इसका उत्खनन किया था। जो हमारी नगरी है ये राजस्थान का प्रथम उत्खननित पुरातात्विक स्थल है। कौन सा स्थल है? राजस्थान का प्रथम उत्खननित पुरातात्विक स्थल। हमें यहाँ से क्या क्या मिला था?
तो यहाँ से हमें गुप्तोत्तरकालीन अवशेष मिले थे। इनके अलावा हमें यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के भी मिले हैं और आहत सिक्के भी मिले हैं। इन सिक्कों के आधार पर ही ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये सीवी जनपद का भाग रहा था। इसके अलावा हमें यहाँ से 4 चक्राकार कुएं मिले। तो क्या क्या मिला है? 4 चक्राकार कुएं, गुप्तोत्तरकालीन अवशेष, आहत एवं सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। सन ईस्वी 150 में, अब ईस्वी 150 में इंडो ग्रीक शासक मिनांडर ने नगरी पर आक्रमण किया था। किसने किया था? इंडो ग्रीक शासक मिनांडर ने 150 ईस्वी में नगरी पर आक्रमण किया था। अब हम आज का अपना टॉपिक पढ़ते हैं, मालव जनपद। आज हम पढ़ेंगे मालव जनपद। मालव जनपद है, ये वर्तमान के हमारे टोंक और जयपुर जिलों का जो क्षेत्र है, यहाँ पर प्राचीन काल में मालव जनपद रहा था। तो किन जिलों का भाग है वो मालव जनपद के अंतर्गत आता था प्राचीन काल में? टोंक और जयपुर जिले का। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी नगर। मालव जनपद इसकी राजधानी थी नगर। नगर है, इसका उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो कृष्णदेव के निर्देशन में। इसका उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? कृष्णदेव। मालव जनपद है, ये हमारे वर्तमान में टोंक और जयपुर जिलों का जो क्षेत्र है और प्राचीन काल में मालव जनपद के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी है वो नगर थी और नगर है, इसका उत्खनन है वो कृष्णदेव ने किया था। अब उत्खनन के पश्चात हमें यहाँ से क्या क्या मिला था? तो मालव जनपद के 6000 सिक्के यहाँ से मिलते हैं। कितने सिक्के मिलते हैं? 6000 सिक्के। मालव जनपद के 6000 सिक्के हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नगर से। नगर मालव जनपद की राजधानी थी और यहाँ से हमें मालव जनपद के 6000 सिक्के मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ से स्लेटी पत्थर से निर्मित महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिलती है। किससे निर्मित है? स्लेटी पत्थर। स्लेटी पत्थर से निर्मित महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा हमें एक मुखी शिवलिंग, शिवलिंग मिला है और हमें यहाँ से दुर्गा, लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति मिली है। तो आप हेडिंग लगाइए मालव जनपद। क्या लगाएंगे? मालव जनपद। अब लिखिए क्षेत्र। क्षेत्र क्षेत्र का भी नोट लगा करके लिखिए टोंक तथा जयपुर। टोंक तथा जयपुर। अब लिखिए राजधानी। राजधानी नगर। फिर लिखिए उत्खनन। उत्खनन कृष्णदेव के निर्देशन में। उत्खनन कृष्णदेव के निर्देशन में हुआ था। किसके निर्देशन में हुआ था? कृष्णदेव के निर्देशन में। अब लिखिए इसे खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे कौन सी सभ्यता कहा जाता है? खेड़ा सभ्यता।
यहाँ से 6,000 मालव जनपद के सिक्के मिले। कितने सिक्के मिले? 6,000। यहाँ से 6,000 मालव जनपद के सिक्के मिले। अब देखिए, यहाँ से स्लेटी पत्थर से निर्मित महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है। यहाँ से स्लेटी पत्थर से निर्मित महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है। यहाँ से एक मुखी शिवलिंग दुर्गा, लक्ष्मी, गणेश की मूर्तियां मिली है। यहाँ से लाल रंग के मृत बाण मिले। कौन से मृत बाण मिले? लाल रंग के मृत बाण मिले। अब जो मालव जनपद है, इसकी राजधानी तो नगर था, इसका एक और स्थल था रेड। कौन सा स्थल था? रेड। ये भी मालव जनपद के अंतर्गत ही था। ये टोंक जिले के निवाई तहसील में स्थित है। कहाँ पर है? निवाई तहसील में। रेड है, ये टोंक जिले की निवाई तहसील में स्थित है और मालव जनपद का एक स्थल है। जैसे कि किसी जनपद है, उसकी राजधानी का गठन किया था। राजधानी कहते कोई और स्थल भी रहे होंगे प्रमुख जिनसे हमें जानकारी मिलती है। तो मालव जनपद की राजधानी वो नगर थी। इसके अतिरिक्त इसका एक स्थल आता है रेड है, ये टोंक की निवाई तहसील में स्थित है। इसका उत्खनन है वो 1938 में। रेड है, इसका उत्खनन है वो सन 1938-40 में कैलाशनाथपुरी ने किया था। रेड है, इसका उत्खनन है वो 1938-40 में कैलाशनाथपुरी ने किया था। अब उत्खनन से हमें यहाँ से क्या क्या मिला है? तो रेड से हमें 3,000 आहत सिक्के, यहाँ 3,000 सिक्के मिलते हैं। वो कौन से सिक्के हैं? आहत सिक्के हैं। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ से सेल खड़ी से निर्मित डिबिया क्या मिला है? सेल खड़ी से निर्मित डिबिया, यहाँ से हमें एक मुहर मिलती है जो किससे निर्मित है? शीशे से निर्मित है। शीशे से निर्मित हमें यहाँ से मुहर मिलती है जिस पर ब्राह्मी लिपि में माल जनपद लिखा हुआ है। क्या मिलती है हमें यहाँ से? शीशे की मुहर मिलती है जिस पर ब्राह्मी लिपि में मालव जनपद अंकित है। हमें यहाँ से 3,000 आहत सिक्के मिलते हैं। इनमें अपोलोडोरस का भी सिक्का शामिल है। किसका सिक्का शामिल है?
अपोलो डॉट्स का भी सिक्का शामिल है। हमें यहाँ से सेलखड़ी की डिबिया मिली है, यहाँ से शीशे की मुहर मिली है जिस पर ब्राह्मी लिपि में मालव जनपद अंकित है। इसके अलावा हमें यहाँ से मातृ देवी की मृण मूर्ति मिली है। मातृ देवी की मृण मूर्ति मिली है। इसके अलावा एक मृण मूर्ति और मिली है जिस पर महिला है वो पगड़ी पहने हुए दर्शाई गई है। हमें यहाँ से मातृ देवी की मृण मूर्ति मिली है और एक मृण मूर्ति मिली है जिस पर महिला को पगड़ी पहने हुए दर्शाया गया है। अब आप आगे लिखिए रेड। रेड में लिख दीजिए टोंक जिले की निवाई तहसील। टोंक जिले की निवाई तहसील लिखिए। 1938-40 में कैलाशनाथ पुरी ने इसका उत्खनन किया। किन्होंने किया था? कैलाशनाथ पुरी ने इसका उत्खनन किया। उत्खनन से 3000 आहत सिक्के मिले हैं जिनमें अपोलो डॉट्स का सिक्का शामिल है। अपोलो डॉट्स का सिक्का शामिल है। फिर लिखिए यहाँ से हमें शीशे की मुहर मिली है जिस पर ब्राह्मी लिपि में मालव जनपद अंकित किया हुआ है। यहाँ से हमें सेलखड़ी की डिबिया मिली है। मातृ देवी की मृण मूर्ति मिली है। पगड़ी पहने हुए महिला की मृण मूर्ति मिली है। पगड़ी पहने हुए महिला की मृण मूर्ति मिली है। रेड है। यहाँ से हमें प्रचुर मात्रा में लोहे के औजार मिले। इसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। यहाँ से हमें प्रचुर मात्रा में लोहे के औजार मिले हैं, इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे योध्या जनपद। कौन सा पढ़ेंगे? योध्या जनपद। योध्या जनपद के बाद में पढ़ेंगे हम साल्व जनपद। कौन सा पढ़ेंगे? साल्व जनपद। उसके बाद में पढ़ेंगे हम अर्जुनाइन, और फिर हम यहाँ पढ़ेंगे राजनी। कौन सा पढ़ेंगे? राजनी। योध्या जनपद है, ये हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर। योध्या जनपद प्राचीन काल में हमारे वर्तमान किन जिलों में स्थित है? तो
तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले, वर्तमान के जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले हैं, यहाँ पर प्राचीन काल में योधेय जनपद स्थित था। योधेय जनपद है, इसने कुषाणों की शक्ति को नियंत्रित किया था और इसकी जानकारी है वो हमें सख्त शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है और ये अभिलेख किसका है? सख्त शासक रुद्रदामन का। योधेय इसने कुषाणों की शक्ति को नियंत्रित किया था। इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जो कि सख्त शासक रुद्रदामन का था। ये जूनागढ़ अभिलेख है, ये हमारे भारत का प्रथम संस्कृत में अभिलेखित अभिलेख है। जो पहला संस्कृत में उल्लेखित अभिलेख है वो जूनागढ़ अभिलेख है। हालांकि ये बहुत बार पूछा जाता है कि कुषाणों की शक्ति को राजस्थान में किसने नियंत्रित किया था, तो योधेय जनपद है, इसने कुषाणों की शक्ति को नियंत्रित किया था। अब आप हेडिंग लगा लीजिए, योधेय जनपद। योधेय जनपद क्षेत्र में लिख दीजिए गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़। आगे लिखिए, इस जनपद ने कुषाणों की शक्तियों को नियंत्रित किया था। इसका मतलब है कि जो कुषाण है वो भारत में आगे नहीं बढ़ पाए थे। किसकी वजह से? हमारे राजस्थान की योधेय जनपद है, इसने उनकी शक्तियों को नियंत्रित कर दिया था। जो बार बार भारत पर आक्रमण करते थे, उन आक्रमणों को जवाब किसने दिया था? तो योधेय जनपद ने दिया था। मीन्स कि यहाँ पे कुषाण शासकों की शक्ति यहाँ पे विकसित नहीं हो पाई थी जब तक योधेय जनपद अस्तित्व में था। ये जनपद जब तक ये जनपद शक्तिशाली था तब तक यहाँ पे कुषाण शक्तियां वो विकसित नहीं हो पाई थी। अब यहाँ देखिए, इसकी जानकारी जो कुषाण शक्तियां थी इनको नियंत्रित किया था, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। आगे लिख दीजिए कोष्टक में, ये अभिलेख सख्त शासक रुद्रदामन का है। अब आगे लिखिए साल जनपद। साल जनपद का आगे लिख दीजिए अलवर। ये कौन से जिले में स्थित था प्राचीन काल में? तो हमारा जो वर्तमान का अलवर जिला है यहाँ पे प्राचीन काल में साल जनपद था। फिर लिखिए अर्जुनाइन। क्या लिखेंगे? अर्जुनाइन। अर्जुनाइन में लिख दीजिए भरतपुर और अलवर। भरतपुर और अलवर। फिर लिखिए राजन्य। राजन्य ये हमारा भरतपुर में स्थित था। कहाँ पर था? भरतपुर में। अब आपको एक चीज और बता देती हूँ, जो सीवी जनपद है, योधेय जनपद है, साल्व जनपद है, अर्जुनाइन है, ये सभी जातियां गणतंत्रीय जातियां थी। कौन सी जातियां थी? गणतंत्रीय जातियां थी। योधेय, साल्व, अर्जुनाइन, सीवी कौन कौन सी थी? सीवी, साल्व, अर्जुनाइन और योधेय। ये गणतंत्रीय जातियां थी और पहले ये पंजाब में निवास करती थी और पंजाब में से आकर के बाद में राजस्थान में बस गई थी। तो सीवी, साल्व, अर्जुनाइन, योधेय है, ये गणतंत्रीय जातियां थी। पहले पंजाब में रहती थी और वहां पर बाहरी जातियों के आक्रमणों के पश्चात ये आकर के राजस्थान में बस गई थी। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक मौर्योत्तर काल। कौन सा पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल से पहले अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था? तो हमने सबसे पहले पढ़ा था पाषाण काल।
पाषाण काल के बाद में पढ़े थे हमने ताम्र पाषाण काल या ताम्र काल, फिर कांस्य युग, फिर लोहे युगीन बस्तियां, फिर राजस्थान के प्राचीन जनपद, और अब हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हम पहला स्तर पढ़ेंगे नौ। कौन सा स्तर पढ़ेंगे हम लोग? नौ। नौ है, ये भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में। जब हमने पाषाण काल पढ़ा था तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि लोहे युग की शुरुआत, भारत में लोहे युग की शुरुआत की जो समय सीमा है उसका सीमांकन कहाँ से किया जाता है? तो वो नौ से किया जाता है। हमने काफी सारी लोहे युगीन बस्तियां पढ़ी थी। शुरू की क्लास में हमने लोहे युगीन बस्तियां पढ़ी थी, जिनमें हमने पढ़ा था कि लोहे युगीन बस्ती में कौन सी है? जयपुर में स्थित जोधपुरा, झुंझुनू का सुनारी और भरतपुर का नौ, ये लोहे युगीन बस्ती हैं। और भारत में जो लोहे युग की शुरुआत की जो समय सीमा है उसका सीमांकन कहाँ से किया जाता है? तो नौ से जो प्राप्त हमें जानकारी है उसके आधार पर हमें यहाँ से समय सीमा का सीमांकन करने में मदद मिलती है। अब हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में पहला स्तर हमारा कौन सा है? नौ। इसकी 1963-64 में, कब? भरतपुर जिले में स्थित है। 1963-64 में R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। नौ है, इसका उत्खनन सन 1963-64 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा उत्खनन किया गया था। उत्खनन के आधार पर इस बस्ती को 1100 से 900 ईसा पूर्व प्राचीन बताया जाता है। जो नौ है ये हमारा 1100 से 900 ईसा पूर्व प्राचीन बस्ती रहा है। फिर हमें यहाँ से क्या क्या मिला है? तो हमें यहाँ से 5 सांस्कृतिक युगों के स्तर मिले। कितने स्तर मिले? 5 सांस्कृतिक युगों के स्तर मिले हैं। जो सबसे निचला स्तर है, कौन सा स्तर? सबसे निचला वाला स्तर, वहां से हमें गेरू रंग के मृतभांड मिले। जो सबसे निचला स्तर है उससे हमें गेरू रंग के मृतभांड मिले। जो दूसरा स्तर है उससे हमें स्लेटी रंग के मृतभांड मिले हैं। जो सबसे निचला स्तर है उससे हमें गेरू रंग के मृतभांड मिले हैं। दूसरे स्तर से हमें स्लेटी रंग के मृतभांड मिले, और ये किस प्रकार के? चित्रित स्लेटी रंग के मृतभांड। तीसरा स्तर है, इससे हमें काले ओकदार मृतभांड मिले। सबसे निचले स्तर से हमें मिले गेरू रंग के मृतभांड, दूसरे स्तर से मिले हमें चित्रित स्लेटी रंग के मृतभांड। तीसरे स्तर है, इसमें चित्रित स्लेटी रंग के मृतभांड तो है, उसके साथ में काले ओकदार मृतभांड मिले। काले ओकदार मृतभांड मिले। इसके अलावा यहाँ से हमें लोहे के बाण की, जो लोहे के बाण की नोक भी मिली है। जो चौथा स्तर है वहां से हमें कच्ची ईंटों से निर्मित परकोटा मिला है। चौथा स्तर है, इससे हमें कच्ची ईंटों से निर्मित परकोटा मिला है।
और ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का। ये परकोटा कब का है? तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का। अब पांचवा स्तर मतलब जो सबसे ऊपरी स्तर है, जो सबसे ऊपरी स्तर है पांचवा स्तर, वहां से हमें मित्र शासक थे उनके तांबे के सिक्के मिले हैं। कौन से सिक्के मिले हैं? तांबे के सिक्के। और ये सिक्के किसके थे? तो मित्र शासकों के। एक हमें यहाँ से यक्ष की मूर्ति मिली है, यक्ष की मूर्ति मिली है, जिसे यहाँ पर जाप बाबा कहा गया। ये किस समय के? त्रिशूल काल के। यहाँ से हमें सुंगकालीन यक्ष की मूर्ति मिली है, जिसे जाप बाबा कहा गया। यहाँ से हमें कुषाण शासक हुविस्क, और वासुदेव, इनके भी सिक्के मिले हैं। यहाँ से हमें कुषाण शासक हुविस्क और वासुदेव के भी सिक्के मिले। यहाँ से हमें लोहे के कृषि संबंधी उपकरण भी मिले हैं। काफी मात्रा में हमें कृषि संबंधी उपकरण मिले हैं। वो किसके बने हुए हैं? लोहे के बने हुए हैं। तो आप हेडिंग लगाइए मौर्योत्तरकाल, फिर लिखिए 1 नंबर लगा करके लिखिए नो। आगे लिख दीजिए ब्रजपुर। देखिए 1963-64 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा उत्खनन किया गया। फिर लिखिए 1100 से 900 ईसा पूर्व प्राचीन बस्ती है। ये 1100 से 900 ईसा पूर्व प्राचीन बस्ती है। यहाँ से 5 सांस्कृतिक युगों के स्तर मिले हैं। 5 सांस्कृतिक युगों के स्तर मिले। फिर 1 नंबर लगा करके लिखिए सबसे निचला स्तर। आगे लिखिए गेरू रंग के मृदबाण मिले। सबसे निचला स्तर लिख करके आगे ऐसे लगा दीजिए तीर का निशान और लिख दीजिए गेरू रंग के मृदबाण मिले हैं। फिर दूसरे स्तर से फिर लगाए 2 नंबर और लिखिए दूसरे स्तर से स्लेटी रंग के मृदबाण मिले। फिर लिखिए तीसरे स्तर से काले ओकदार मृदबाण मिले हैं एवं लोहे के बाण की नोक मिली है। फिर लिखिए चौथे स्तर से कच्ची ईंटों से निर्मित परकोटा मिला है, जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है। परकोटा वो कब का है? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का। अब लिखिए 5वां स्तर अर्थात सबसे ऊपरी स्तर। 5वां स्तर अर्थात ऊपरी स्तर से मित्र शासकों के तांबे के सिक्के मिले। अब देखिए यहाँ से
यहाँ से शुंगकालीन यक्ष की मूर्ति मिली है। शुंगकालीन यक्ष की मूर्ति मिली है जिसे जाट बाबा कहा गया है, जिसे जाट बाबा कहा गया है। अब लिखिए कुषाण शासक होविस्क एवं वासुदेव के सिक्के मिले। किनके सिक्के मिले? होविस्क एवं वासुदेव के सिक्के मिले। यहाँ से लोहे के कृषि संबंधी उपकरण मिले हैं। कृषि संबंधी उपकरण मिले हैं एवं चक्रकूप मिले हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है रंगमेल। रंगमेल है, ये हमारा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। 1952-54 में स्वीडन की पुरातत्वविद थी। कहाँ की थी? स्वीडन पुरातत्वविद हन्नारेट। स्वीडन की पुरातत्वविद थी हन्नारेट, इनके द्वारा यहाँ से उत्खनन किया गया था। यहाँ से हमें लाल रंग के मृत पात्र मिलते हैं जिन पर काले रंग का चित्रण किया हुआ है। इसी के आधार पर इस पुरातत्व स्थल को रंगमेल की संज्ञा दी गई थी। तो आप हेडिंग लगा दीजिए रंगमेल। आगे लिखिए हनुमानगढ़ में स्थित। फिर लिखिए 1952-54 में श्रीमती हन्नारेट द्वारा उत्खनन। फिर लिखिए यहाँ से लाल रंग के मृत पात्र मिले जिन पर काले रंग से चित्रण किया हुआ है।